स्वागत है आप सभी बच्चों का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल एक से। अब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले इस पाठ की जो परिभाषाएं हैं, जो पूरी थ्योरी का पूरा सैद्धांतिक जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो बच्चों, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो बच्चों वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश पदार्थों में उत्पन्न होने वाला एक गुण है। बच्चों, ये जो प्रकृति है इसमें पाए जाने वाले पदार्थ विभिन्न गुणों से भरे, उसी प्रकार वैद्युत आवेश भी पदार्थ का एक गुण है। किसी भी पदार्थ की जो संरचना होती है वो उसके अणुओं से होती है, और अणुओं की संरचना उसके परमाणुओं से होती है, और परमाणुओं में 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम और प्रोटॉनों का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉनों में प्रोटॉनों के बराबर ही 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम का द्रव्यमान पाया जाता है। तो बच्चों, किसी भी पदार्थ में उत्पन्न होने वाले वैद्युत आवेश का जो गुण है वो उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के कारण हो सकता है। बच्चों, इस गुण का क्या प्रभाव होता है, इस गुण को कैसे कोई पदार्थ प्रदर्शित करता है? तो बच्चों, अगर किसी एक पदार्थ में वैद्युत आवेश का गुण आ जाए और उसके समीप कोई दूसरा वैद्युत आवेशित पदार्थ रखा जाए तो इन दोनों पदार्थों के बीच में एक प्रतिकर्षण और या आकर्षण बल आरोपित होने लगता है। क्लियर बच्चों? तो अगर दो समान प्रकार के आवेशित पदार्थ हैं तो उनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल, और अगर दो विपरीत प्रकार के आवेशित पदार्थ हैं तो उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल आरोपित होता है। समान प्रकार के आवेशों में जैसे इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है और प्रोटॉन में धनात्मक आवेश पाया जाता है, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन जो समान आवेश रख रहे हैं, अगर हम उनको एक दूसरे के समीप रखेंगे तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक वैद्युत प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा। मतलब वो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे से दूर की ओर बल को आरोपित करेंगे। तो बच्चों, आसान भाषा में हम लोग ये समझ सकते हैं कि वैद्युत आवेश जो पदार्थों में उत्पन्न होने वाला गुण है, ये गुण क्या है? तो वैद्युत आवेश बच्चों किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा यह किसी दूसरे आवेशित पदार्थ को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। अब यह गुण उस पदार्थ में आता कैसे है, और इस गुण के उत्पन्न होते समय पदार्थ में ऐसा क्या होता है कि वह पदार्थ इस गुण को प्रदर्शित करने लगता है? तो बच्चों, इसके लिए हम लोग एक जो है पदार्थ की संरचना को देखेंगे और पदार्थ किस प्रकार बना होता है इस चीज के बारे में जानकारी लेंगे। देखो बच्चों, किसी भी पदार्थ को अगर हम देखें तो वह पदार्थ अणुओं से बना है, और अणु किससे बने हैं? परमाणुओं से बने हैं। और बच्चों, परमाणु किससे बने हैं? 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। बच्चों, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन में द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन में प्रोटॉन के बराबर ही द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन में वैद्युत आवेश का गुण होता है, और इलेक्ट्रॉन में यह गुण ऋणात्मक होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और बच्चों, प्रोटॉन में भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही परंतु विपरीत प्रकृति का, अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है तो प्रोटॉन धनात्मक है, 1.6 × 10⁻19 कूलम का वैद्युत आवेश पाया जाता है।
न्यूट्रॉन को वैद्युत आवेश की दृष्टि से हम लोग उदासीन कहते हैं। अब बच्चों यहां समझने वाली बात है कि किसी भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए हमको एक उदाहरण लेते हैं चार्ट, तो बच्चों चार्ट के जो अणु है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब बच्चों अगर कैल्शियम कार्बोनेट का अणुओं में हम जाते हैं तो ये कैल्शियम कामा कार्बन कामा ऑक्सीजन, ये 3 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। अब कैल्शियम के अंदर इसका परमाणु क्रमांक Z20 होता है, तो इसमें 20 प्रोटॉन होते हैं इसके नाभिक में, और इस कैल्शियम परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों यहां पर अगर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन में जितना ऋणात्मक है प्रोटॉन में उतना ही धनात्मक, तो कैल्शियम परमाणु जब सामान्य अवस्था में है तो इसके 20 प्रोटॉनों का जो धनात्मक आवेश बनेगा वो हमारा 20 गुणे धन 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम होगा। और बच्चों अगर कैल्शियम परमाणु के 20 इलेक्ट्रॉनों के वैद्युत आवेशों की बात करते हैं तो वो 20 गुणे ऋण 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम होगा। तो बच्चों अगर हम यहां देखें कि प्रोटॉनों का जो कुल धनात्मक वैद्युत आवेश है उसके परमाणु के नाभिक के भीतर, और जो इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणात्मक आवेश है जो कि इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणात्मक आवेश उस परमाणु कैल्शियम परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के कुल धनात्मक आवेश के बराबर है। तो बच्चों अगर यहां देखेंगे तो कैल्शियम परमाणु का जो कुल वैद्युत आवेश आने वाला है वो 0 है। अब बच्चों आप ये समझिए कि दुनिया के सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के कारण उनमें ऋणात्मक आवेश और प्रोटॉनों के कारण उनमें धनात्मक आवेश होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किसी परमाणु की सामान्य अवस्था में उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि किसी परमाणु में प्रोटॉनों का कुल धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों के कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर है, तो कुल मिलाकर बच्चों उस परमाणु में जो वैद्युत आवेश की मात्रा है वो 0 है। इसी प्रकार अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट के कार्बन अणु में देखेंगे तो नाभिक में पाए जाने वाले 6 प्रोटॉनों का कुल धनात्मक आवेश और इसके नाभिक के चारों 6 इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणात्मक आवेश वो 0 हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन में 0 हो जाएगा। तो बच्चों सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु में वैद्युत आवेश का जो गुण होता है वो 0 है। बच्चों सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु में जो वैद्युत आवेश की मात्रा होती है वो 0 होती है। अब बताओ परमाणुओं से मिलकर के अणु बना है, तो अणु में वैद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु अगर 0 आवेश रखेगा तो परमाणुओं का अणुओं में जो कुल आवेश होगा वो भी 0 होगा। तो इस प्रकार बच्चों अगर एक अणु का 0 है तो और पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है तो उस पूरे पदार्थ का वैद्युत आवेश भी 0 है। तो बच्चों वैद्युत आवेश का गुण पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के कारण हो सकता है, लेकिन किसी पदार्थ की सामान्य अवस्था में उसमें पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के बराबर है। तो बच्चों प्रोटॉनों का जो कुल धनात्मक आवेश है इलेक्ट्रॉनों के कुल ऋणात्मक आवेश से निरस्त हो जाता है, तो पदार्थ अपनी सामान्य अवस्था में वैद्युत उदासीन होता है। अर्थात बच्चों अगर ये कहा जाए कि किसी पदार्थ में वैद्युत आवेश की मात्रा 0 है तो इसका क्या अर्थ होगा? उस पदार्थ में वैद्युत आवेश की मात्रा 0 है, इस कथन का यह अर्थ होगा कि बच्चों उस पदार्थ के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है वह उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। तो बच्चों अगर हम किसी पदार्थ को उदासीन कह रहे हैं, किसी पदार्थ को उदासीन कह रहे हैं कि कोई पदार्थ है जो वैद्युत उदासीन, तो इसका क्या अर्थ होगा बच्चों? इसका अर्थ होगा कि इस पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह इसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, इसलिए इस पदार्थ में कुल वैद्युत आवेश की मात्रा 0 है। बच्चों सामान्य अवस्था में किसी भी पदार्थ में कुल आवेश 0 होता है, अर्थात पदार्थ वैद्युत उदासीन होता है। तो अगर हम किसी पदार्थ को धनात्मक आवेशित कह रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है? धनात्मक आवेशित। तो बच्चों किसी पदार्थ को धनात्मक आवेशित करने के लिए
उसकी सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, तो उसकी सामान्य अवस्था से उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी करनी है। क्या करना पड़ेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की कमी। और किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी करने के लिए हम घर्षण का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आबनूस की छाल को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन आबनूस की छड़ में आ जाते हैं, तो बच्चों आबनूस की छड़ ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी, क्योंकि उसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई है और बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इसलिए बिल्ली की खाल धनात्मक आवेशित हो जाएगी। तो बच्चों जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य अवस्था से कम हो जाए, अर्थात उस पदार्थ में किसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दें, तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। अब उस पदार्थ में प्रोटॉनों का जो धनात्मक आवेश है वो अधिक है और इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणात्मक आवेश है वो कम है। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉनों का ऋणात्मक आवेश कम हो जाएगा, प्रोटॉनों का धनात्मक आवेश अधिक हो जाएगा, तो वह पदार्थ हमारा धनात्मक आवेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के आवेश और प्रोटॉनों के आवेश का जब हम योग करेंगे उस पदार्थ के भीतर कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए, तो प्रोटॉनों के धनात्मक आवेश की अधिकता के कारण वह पदार्थ हमको धनात्मक आवेशित समझ में आए। अब बच्चों इसी प्रकार अगर कोई पदार्थ हमारा ऋणात्मक आवेशित हो गया है तो इसका क्या अर्थ होगा? देखो बच्चों सिंपल सी बात है, कोई पदार्थ अगर ऋणात्मक आवेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश अधिक हो गया होगा, अर्थात अगर किसी पदार्थ की सामान्य अवस्था में उसमें सामान्य अवस्था से उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, अर्थात किसी भी विधि द्वारा हम उस पदार्थ में उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दें, तो बच्चों उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाने के कारण वह पदार्थ हमारा ऋणात्मक आवेशित हो जाए। तो इस प्रकार हम किसी पदार्थ के उदासीन होने का अर्थ ये समझ सकते हैं कि उस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। किसी पदार्थ के धनात्मक आवेशित होने का ये मतलब समझ सकते हैं कि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी कर दी गई है, और किसी पदार्थ के ऋणात्मक आवेशित का मतलब ये समझ सकते हैं कि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक कर दी गई। तो बच्चों वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी अन्य आवेशित पदार्थ को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी अथवा अधिकता हो जाती है, तो वह पदार्थ वैद्युत आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी अन्य आवेशित पदार्थ को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता हो जाती है तो वह पदार्थ वैद्युत आवेशित हो जाता है। अब बच्चों यहां पर हम लोग ये देखें कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होगा, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो धनात्मक आवेश है वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न होगा, और जो ऋणात्मक आवेश है बच्चों वह पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न होगा। तो किसी भी पदार्थ में जो वैद्युत आवेश उत्पन्न हो सकता है वो दो प्रकार का उत्पन्न हो सकता है। एक धनात्मक आवेश यदि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, और दूसरा बच्चों ऋणात्मक आवेश जब उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता हो जाए। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने वैद्युत आवेश को समझा, इसके गुणों की। तो वैद्युत आवेश
के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों वैद्युत आवेश के गुणों में है पहला वैद्युत आवेश के योग का नियम, वैद्युत आवेश के योग का नियम, योग का नियम। और दूसरा है बच्चों वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। फिर इसके बाद है बच्चों मूल आवेश और बच्चों चौथा है वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुता। इसके बाद है बच्चों 5वां नंबर वैद्युत आवेशों के बीच पारस्परिक वैद्युत बल का गुण, वैद्युत बल। तो बच्चों वैद्युत आवेश के योग का नियम पहला है हमारा वैद्युत आवेश के योग का नियम। ये 5 गुण हम लोग पढ़ेंगे। इसमें है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो बच्चों किसी भी भौतिक राशि को जोड़ने का जो नियम वो निर्भर करता है कि वह भौतिक राशि किस प्रकार की है। यदि भौतिक राशि अदिश है तो हम उसके योग के लिए बीजगणितीय योग के नियमों का पालन करते हैं। और यदि बच्चों वो भौतिक राशि हमारी सदिश है तो उसके योग के लिए हम लोग सदिश के नियमों का पालन करते हैं। तो बच्चों यहां जो वैद्युत आवेश है तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, वैद्युत आवेश अदिश राशि है। तो बच्चों इसके योग के लिए हम लोग बीजगणितीय योग के नियम का पालन करेंगे। तो वैद्युत आवेश का योग जो है, वैद्युत आवेश का योग बीज गणितीय नियम का पालन करता है, नियम का पालन करेगा, का पालन करता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर आपको किसी निकाय के कुल वैद्युत आवेश की गणना करनी है, किसी निकाय में जो कुल वैद्युत आवेश की मात्रा है, जैसे मान लीजिए कोई निकाय है, कोई पदार्थ है और इस पदार्थ के विभिन्न भागों में या पदार्थों का एक समूह है, वस्तुओं का एक समूह है और उसमें से किसी एक वस्तु में Q1 आवेश, दूसरे वस्तु में ऋण Q2 आवेश, तीसरे वस्तु में ऋण Q3 आवेश, चौथे वस्तु में धन Q4 आवेश है। तो जो इस पूरे निकाय का कुल वैद्युत आवेश होगा उसे हम लोग सिग्मा 2 से प्रदर्शित करेंगे और वो निकाय के समस्त आवेशों के योग के बराबर होगा। अर्थात बच्चे यहाँ पर धन Q1, ऋण Q2, ऋण Q3, तो बीजगणितीय योग ज्ञात करेंगे हम लोग। वैद्युत आवेश की कुल मात्रा को ज्ञात करते समय समस्त आवेशों को उनकी प्रकृति के साथ रख करके हल कर लेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग इस निकाय में उत्पन्न होने वाला कुल वैद्युत आवेश ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद में इसकी जो दूसरी किसी भी निकाय में जो कुल वैद्युत आवेश की मात्रा होगी वह सदैव संरक्षित रहेगी, अर्थात किसी निकाय के वैद्युत आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों वैद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, वैद्युत आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार वैद्युत आवेश का संरक्षण देख लेते हैं हम लोग। वैद्युत आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों इस सिद्धांत के अनुसार वैद्युत आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार वैद्युत आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब बच्चों इस गुण को हम लोग और समझते हैं कुछ प्राकृतिक घटनाओं से। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक उदाहरण है इसका कि हम किसी एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में रगड़ते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए हम बिल्ली की खाल को आबनूस की छाल से रगड़ते हैं तो क्या होगा बच्चों, बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन आबनूस की छाल में जाएंगे। तो मान लो सपोज दैट बच्चों की बिल्ली की खाल से n इलेक्ट्रॉन आबनूस की छाल में गए। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋण e, जहां e का मान हमारा है 1.6 × 10 की घात ऋण 19 कूलम। तो बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण e है तो जब n इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से आबनूस की छाल में ट्रांसफर होंगे रगड़ने पर उनको एक दूसरे से, तो बच्चों आबनूस की छाल में Q बराबर ऋण यही आवेश आएगा। और जो बिल्ली की खाल है उसमें बच्चों चूंकि इससे n इलेक्ट्रॉन निकल करके आबनूस की छाल में गए हैं तो इसमें n इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो जो बिल्ली की खाल है उसमें जो वैद्युत आवेश उत्पन्न होने वाला है वो n इलेक्ट्रॉनों की कमी से भाई एक प्रोटॉन का आवेश अधिक होगा तो धन वैद्युत आवेश अधिक हो जाएगा। तो जब इसमें n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी बच्चों तो इसमें धन Ne मतलब n इलेक्ट्रॉनों की कमी से जो इसमें वैद्युत आवेश उत्पन्न होगा बच्चों वो एक प्रोटॉन का अगर धन E है तो फिर n इलेक्ट्रॉनों का n प्रोटॉनों की अधिकता का n गुना हो जाएगा। तो वो हो जाएगा बच्चों इस बिल्ली की खाल में उत्पन्न होने वाला वैद्युत आवेश धन E। तो जितना इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण बिल्ली की खाल में धनात्मक आवेश आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आबनूस की छाल में ऋणात्मक आवेश आएगा। तो बच्चों अगर पहले हम लोग देखते हैं इस निकाय में तो प्रारंभ में इस निकाय में बिल्ली की खाल में शून्य आवेश था क्योंकि सामान्य अवस्था में पदार्थ की वैद्युत आवेश शून्य होता है और आबनूस की छाल में जो वैद्युत आवेश की मात्रा थी वो भी शून्य थी। लेकिन जब इनको रगड़ा गया तो जितना बिल्ली की खाल में धनात्मक आवेश आया बच्चों उतना ही आबनूस की छाल में ऋणात्मक आवेश आया है। मतलब निकाय का पहले अगर कुल आवेश शून्य था तो बाद में भी बच्चों जब हम दोनों निकाय की वस्तुओं का कुल वैद्युत आवेश ज्ञात करेंगे तो वो भी हमारा शून्य रहने वाला है। इसी का बच्चों एक उदाहरण और है जिसको हम लोग बच्चों वैद्युत आवेश का संरक्षण का सिद्धांत में एक उदाहरण और देख सकते हैं। दूसरा नंबर यह युग्म उत्पादन है। युग्म उत्पादन पेयर प्रोडक्शन। बच्चों जब एक उच्च आवृत्ति का गामा फोटॉन नाभिक से टकराता है तो नाभिक के भीतर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नाम के दो कण उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों जब एक उच्च आवृत्ति का गामा फोटॉन, ये गामा फोटॉन H, उच्च आवृत्ति का गामा फोटॉन H जब किसी नाभिक से टकराता है
जब किसी नाभिक से टकराता है तो बच्चों तो नाभिक के भीतर से दो कण उत्पन्न होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है पॉजिट्रॉन। मतलब बच्चों गामा फोटॉन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो उत्पत्ति इसे हम लोग युग्म उत्पादन कहते हैं। और इस घटना में शुरुआत में अगर देखें तो जो गामा फोटॉन का आवेश है वो 0 और बाद में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन में जितना ऋणात्मक आवेश है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, प्रोटॉन में उतना ही धनात्मक आवेश है धन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और इन दोनों का जो योग है बच्चों वो 0 है। मतलब जब कोई गामा फोटॉन किसी नाभिक से टकरा रहा है तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो रही है, इस घटना को हम युग्म उत्पादन कहते हैं। और युग्म उत्पादन की इस घटना में जो प्रारंभ में निकाय का आवेश है मतलब गामा फोटॉन का आवेश 0 है, बाद में गामा फोटॉन हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नाम के दो कणों में परिवर्तित हो गया है। तो इन कणों का अगर कुल आवेश देखेंगे तो विश्व। तो बच्चों ये कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश का संरक्षण का सिद्धांत युग्म उत्पादन जैसी घटना में भी लागू। अब देखते हैं बच्चों एक घटना है युग्म विनाश, युग्म विनाश पेयर एनिहिलेशन, युग्म विनाश पेयर एनिहिलेशन। तो इस घटना में भी बच्चों अगर देखें हम तो यहां पर भी निकाय का जो कुल वैद्युत आवेश है, निकाय का जो कुल वैद्युत आवेश है वो संरक्षित रहेगा। बच्चों जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन परस्पर संयोग करते हैं तो इससे दो गामा फोटॉनों की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से पुनः संयोग करेंगे, एक दूसरे से संयोजित होंगे तो यह दो गामा फोटॉनों की उत्पत्ति करेंगे। और गामा फोटॉन ये ऊर्जा का एक कण है जिसमें वैद्युत आवेश की मात्रा 0 है, तो दो गामा फोटॉनों का आवेश भी 0 है। और शुरुआत में अगर देखें निकाय का कुल आवेश तो इलेक्ट्रॉन में जितना ऋणात्मक आवेश है पॉजिट्रॉन में उतना ही धनात्मक आवेश है। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो निकाय का प्रारंभ में जो कुल आवेश 0 था तो इनके संयोजित होने के पश्चात अर्थात इनका जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से संयोग करता है इसके बाद जो गामा फोटॉन बनता है वहां उसमें भी जो निकाय का कुल वैद्युत आवेश बच्चों वो 0 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी घटना में या किसी भी निकाय का किसी भी घटना में किसी निकाय का जो कुल वैद्युत आवेश है वो बच्चों सदैव संरक्षित रहता है। तो मूल आवेश क्या है? मूल आवेश एलिमेंट्री चार्ज। मूल आवेश बच्चों मूल आवेश किसी पदार्थ में उत्पन्न की जा सकने वाली वैद्युत आवेश की सबसे न्यूनतम मात्रा है। अब ये किसी भी पदार्थ में हम वैद्युत आवेश को किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं? किसी भी पदार्थ में वैद्युत आवेश को उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी करके या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करके उत्पन्न किया जा सकता है। अब बच्चों अगर हम किसी पदार्थ में न्यूनतम वैद्युत आवेश की मात्रा को उत्पन्न करेंगे, मूल आवेश का मतलब हुआ न्यूनतम आवेश, तो न्यूनतम वैद्युत आवेश जो हम किसी पदार्थ में उत्पन्न कर सकते हैं वो उस पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर बच्चों में एक इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं तो एक प्रोटॉन अधिक हो जाएगा अर्थात धन 1.6 × 10⁻⁹ का वैद्युत आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। और अगर हम इस पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁷ कूलम का वैद्युत आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि किसी भी पदार्थ में जो हम न्यूनतम वैद्युत आवेश की मात्रा उत्पन्न कर सकते हैं वही यदि हमारी मूल आवेश है, एलिमेंट्री चार्ज है, मूल आवेश स्मॉल e है तो उसका मान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन में वैद्युत आवेश की मात्रा के बराबर हो सकता है। यदि इससे भी कम वैद्युत आवेश किसी पदार्थ में उत्पन्न है तो उस वैद्युत आवेश को उत्पन्न
उत्पन्न करना संभव ही नहीं, अर्थात इससे कम वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ में हो ही नहीं सकता। तो जो पदार्थ में सबसे न्यूनतम वैद्युत आवेश की मात्रा उत्पन्न की जा सकती है वो बच्चों मूल आवेश के बराबर होती है, और इसकी मात्रा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में वैद्युत आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम के बराबर है। अब बच्चों चौथा गुण देख लेते हैं वैद्युत आवेश का, जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण अथवा वैद्युत आवेश की परमाणुता, अथवा वैद्युत आवेश की परमाणुता, वैद्युत आवेश की परमाणुता। क्वांटाइजेशन और एटमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन और एटमाइजेशन जेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों पदार्थ में उत्पन्न होने वाली जो वैद्युत आवेश की मात्रा है उसका न्यूनतम मान अगर 1.6 × 10⁻19 कूलाम मतलब मूल आवेश है, तो फिर जो वैद्युत आवेश की मात्राएं उत्पन्न की जा सकती हैं या तो न्यूनतम 1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा एक इलेक्ट्रॉन की कमी से, या 2 की कमी से 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा, या 3 की कमी से 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा, या n की कमी से n × 1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा। अर्थात जो न्यूनतम वैद्युत आवेश की मात्रा है उसी के पूर्ण गुणक के रूप में ही हम सदैव वैद्युत आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चों ये पदार्थ है और इनमें हम वैद्युत आवेश की मात्रा उत्पन्न कर सकते हैं, करने जा रहे हैं, तो सबसे कम वैद्युत आवेश के लिए हम 1 इलेक्ट्रॉन की कमी कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी कर देंगे तो धन आ जाएगा, और अगर ऋणात्मक उत्पन्न करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर देंगे तो ऋण आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी की तो धन 2 ही, और 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दी तो ऋण 2 ही, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दी तो धन 3 ही, और 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दी तो ऋण 3 ही। इसी प्रकार बच्चों अगर हम n इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दें तो धन n ही, और n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दें तो ऋण n। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में ही हम वैद्युत आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, इसका विपरीत संभव नहीं। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत आवेश की मात्रा सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणक होती है। मूल आवेश का पूर्ण गुणक होती है। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत आवेश की मात्रा Q बराबर ±n कूलम। अब बच्चों यहां जो n है, n इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है, और स्मॉल e जो है वो मूल आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो बच्चों मेरे किसी भी पदार्थ में जो वैद्युत आवेश की मात्रा उत्पन्न हो सकती है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में हो सकती है, और n का मान प्राकृतिक संख्या ही होगा इस सूत्र में हमारी Q ±n में, मतलब 1 2 3 कमा डॉट n। पांचवा गुण है कोई एक वैद्युत आवेश किसी दूसरे वैद्युत आवेश पर वैद्युत बल आरोपित करता है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच पारस्परिक वैद्युत बल, इसे बच्चों हम लोग अथवा कूलाम का नियम भी
कूलॉम का नियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस, और Coulomb's law। बच्चों जैसे ये कोई हमारा एक बिंदु आवेश है, बिंदु ए पर रखा है Q1 और इससे स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश है Q2। अब बच्चों वैद्युत आवेश का गुण है कि वह दूसरे वैद्युत आवेश पर वैद्युत बल आरोपित करता है। तो ये Q1 आवेश इस Q2 वैद्युत आवेश पर बल आरोपित करेगा और मान लीजिए बच्चों ये बल है वेक्टर F21, तो ये दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर वैद्युत बल आरोपित करेगा। तो इन दोनों वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले जो बल है वो वेक्टर F12 और वेक्टर F21 है। अब बच्चों यहां पर देखिए कि इस वस्तु द्वारा इस वस्तु पर आरोपित बल है जो वो वेक्टर F12 है, इस वस्तु पर आरोपित जो वैद्युत बल है वेक्टर F21 है। तो अगर न्यूटन के तृतीय नियम से हम लोग देखें, तो जो क्रिया बल होता है वो प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है और क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। तो हम कह सकते हैं Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर आरोपित वैद्युत बल वेक्टर F12, ये Q1 आवेश की क्रिया है जो Q2 पर लग रही है, तो Q2 की प्रतिक्रिया बल वेक्टर F21 Q1 पर लग रही है। मतलब ये दोनों बल परिमाण में तो समान है लेकिन ये दिशा में विपरीत है। क्लियर बच्चों? और कूलाम ने अपने विभिन्न प्रयोगों के द्वारा ये बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाले बलों का परिमाण है, मतलब माडा वेक्टर F12 और माडा वेक्टर F21, इनका जो परिमाण है कैपिटल F, मतलब एक वैद्युत आवेश जो दूसरे वैद्युत आवेश पर वैद्युत बल लगा रहा है, तो इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल का जो परिमाण है F, वो दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं कि Q1 और Q2 का जो गुणनफल होगा वो इनके बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती है। अगर इन दोनों आवेशों का गुणनफल बढ़ेगा तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल भी बढ़ेगा। अगर इनके बीच लगने वाले इन दोनों आवेशों के बीच का जो गुणनफल है वो घटेगा तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान भी घटेगा। अब बच्चों लेकिन कूलाम ने अपने दूसरे प्रयोग में ये बताया, प्रयोग के आधार पर, कि इन दोनों आवेशों के बीच अगर हम दूरी को घटाते जाएंगे तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो बढ़ता जाएगा। अगर दूरी बढ़ाते जाएंगे तो बल घटता जाएगा। तो दूरी के घटाने से बल बढ़ रहा है, दूरी के बढ़ाने से बल घट रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों आवेशों के बीच जो पारस्परिक वैद्युत बल है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन बच्चों के पास रखिए, दूरी को आधा करने पर बल 4 गुना हुआ, दूरी को 4 गुना कम करने पर बल 16 गुना बढ़ा। इसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि दूरी के घटाने पर बल के मान बढ़ रहा है, मतलब दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन बल का मान दूरी के वर्ग के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलाम ने बताया कि इन दोनों वैद्युत आवेशों के बीच जो पारस्परिक वैद्युत बल है वो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि हम इन दोनों नियमों को मिला दे बच्चों तो सम्मिलित रूप से ये नियम बनेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग R²। अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाए तो एक यहाँ पर नियतांक लगेगा, वो होगा K। तो ये बल बन जाएगा F = K Q1 Q2 by R²। और बच्चों बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब यहां पर अनुक्रमानुपाती नियतांक K का मान ज्ञात करने की बारी है। तो बच्चों अगर हम एक कूलाम के दो वैद्युत आवेश लेंगे और इनके बीच की दूरी 1 मीटर रखें तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा F K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और इनके बीच जो वैद्युत बल आएगा एक कूलाम आवेशों के बीच 1 मीटर दूरी है, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल अनुक्रमानुपाती नियतांक K के बराबर होगा। अब वो बच्चों कितना बनने वाला देखो, तो F = हुआ K, दोनों आवेशों का गुणनफल 1 × 1
दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग 1 का होल स्क्वायर, मतलब बच्चों F बराबर K। और एक कूलाम के दो आवेशों के बीच अगर दूरी 1 मीटर है तो उनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो 9 × 10⁹ के बराबर है। तो बच्चों यहां से अनुप्रमाणुपाती नियतांक का जो मान निकल कर आता है वो K = 9 × 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और जिसका मान 1/4πε0 के बराबर है। तो बच्चों अगर यहां पर हम लोग F बराबर K का मान रख देते हैं तो K का मान रखने पर ये F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा। और ये कूलाम के नियम से किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले पारस्परिक विद्युत बल का परिमाण। यहां पर ε0 वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है, वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है बच्चों 8.85 × 10⁻12। अनुप्रमाणुपाती नियतांक के मात्रक का जो व्युत्क्रम होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर का, वही वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बनेगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बच्चों जुड़े रहे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से। इसमें मिलेगा इस वर्ष आपको कंप्लीट कोर्स, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क, और सभी अंक के प्रश्नों को भी हल किया जाएगा। और बच्चों ध्यान देने वाली बात यह होगी कि हम लोग यहाँ पर जो हमारी इकाई 1 है वैद्युत स्थैतिकी, उसको हम लोग कम से कम 10 दिन में ही पूरा समाप्त कर देने वाले हैं। और इसके पाठ 1 के अंक के प्रश्नों को हमने हल कर दिया है। और बच्चों इसकी प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इसमें पाठ 1 के अंक के प्रश्न भी है, और साथ में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो कूलाम का नियम है और इसका जो सदिश रूप है उसको हमने इसकी प्लेलिस्ट में जोड़ करके रखा है। तो बच्चों मेहनत करो खूब लगन के साथ और निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।